तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में हेनरीज लॉ बताया था कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर वो गैस एग्जर्ट कर रही है, वो इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, है ना। तो हेनरीज कांस्टेंट के बारे में यहाँ मुझे एक दो बातें और बतानी है, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो क्या है, ज़रा तुम इस एक्सप्रेशन को देखो। यहाँ पे मैंने करा क्या है, मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आया इधर। तो के एच को क्या लिख सकता हूँ, पी अपॉन एक्स, मतलब पी ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तुम्हें पता है कि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर में भी मोल्स होते हैं इसके फॉर्मूले में और डिनोमिनेटर पे भी मोल्स होते हैं, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि के एच की वही यूनिट होगी जो किसकी है, गैस के प्रेशर की, है ना। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, बार, किलो बार, ये सब। तो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, कल मैंने ये बताई नहीं थी कि के एच की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि के एच हैज़ द सेम यूनिट एज डेट ऑफ प्रेशर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि के एच की सेम यूनिट होती है जो कि प्रेशर की होती है, ठीक है। क्या क्या हो सकती है, तो सबको पता है प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है। पास्कल भी हो सकता है ना, बार भी हो सकता है, ठीक है, किलो बार भी हो सकता है, किलो बार भी हो सकता है ना। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है कि के एच की सेम यूनिट होगी जो किसकी होती है, सेम यूनिट होगी जो प्रेशर की होती है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात मुझे एक तुम्हें ये बतानी है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पता है के एच की यूनिट, जैसे तुमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स जो मैंने भेजे तुमने देखा होगा कि के एच की यूनिट प्रेशर के टर्म्स में दे रखी होती थी, बार या फिर किलो बार या पास्कल, जो भी एटीएम भी हो सकती है। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, वो के एच की यूनिट प्रेशर की यूनिट्स के टर्म्स में नहीं देगा, बल्कि प्रेशर के इनवर्स यूनिट्स में देगा। इस बात का मतलब क्या है, मान लो वो पास्कल की जगह ऐसा लिख सकता है कि के एच की ऐसी यूनिट एग्जाम में देखने को मिल सकती है, पास्कल इनवर्स, मतलब पास्कल डिनोमिनेटर में, इनवर्स मतलब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बार इनवर्स ऐसा भी लिखा हो सकता है, बार इनवर्स, या ऐसा भी लिखा हो सकता है क्लो बार इनवर्स। मतलब अल्टीमेटली क्या बात है कि इनवर्स करके यूनिट दे रखी होगी, डायरेक्ट बार नहीं दे रखा बल्कि बार इनवर्स। तो इस बार तो ये प्रेशर की यूनिट है नहीं, सही है। अब देखो, तो इस केस में जो तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है ना, वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, वो थोड़ा सा बच्चों क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर के एच की यूनिट डायरेक्ट प्रेशर जैसी दे रखी है, बार, किलो बार, पास्कल, तो तुम ये रिलेशन यूज़ करोगे। लेकिन अगर किसी भी न्यूमेरिकल में प्रेशर की कुछ ऐसी कुछ यूनिट मिल जाती है, तो तुम फिर ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे। यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होने की बजाय के एच से हम डिवाइड करेंगे मोल फ्रैक्शन को, है ना। यानी के एच मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आ जाएगा इस इक्वेशन में। तो तुम्हें फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, है ना। सर फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी अजीब बात तो है, लेकिन अभी तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो और के एच की ऐसी कोई यूनिट दिख जाए, ऐसी कोई यूनिट दिख जाए, ठीक है, ऐसी कोई यूनिट दिख जाए, तो क्या करोगे, के एच को मल्टीप्लाई करने की बजाय के एच को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। ध्यान रखना, इसमें से कोई भी यूनिट दिख गई तो फिर तुम ये करोगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बता देता हूँ मैं, अब जब बात निकली है तो मैं बता देता हूँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, लेफ्ट साइड पे क्या है, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार, किलो बार, पास्कल, कुछ भी हो सकती है, मतलब जो भी प्रेशर की यूनिट्स हो सकती हैं, ये सब और भी होती हैं, है ना। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, इस इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड पे प्रेशर है, तो इधर तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, बार या किलो बार। राइट साइड पे क्या है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, है ना, और जो के एच होगा, उन दोनों की जो यूनिट है वो आपस में क्या होगी, वो सेम होगी, है ना। प्रेशर की यूनिट क्या होती है तुम्हें अच्छे से पता है, पास्कल, बार, किलो बार, और के एच की यूनिट भी फिर सेम आनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में तो के एच की यूनिट क्या दे रखी है, इनवर्स में दे रखी है। तो अगर तुमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया ना, ज़रा मैं यहाँ साइड में बताता हूँ उस बात का मतलब क्या बन रहा है। डायमेंशनली ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो बच्चों प्रेशर वाली यूनिट बन रही है, सही बात है। लेफ्ट साइड पे कौन सी यूनिट बन रही है, प्रेशर वाली। और लेफ्ट साइड पे अगर ये वाली कोई एग्जाम में यूनिट दे रखी है, तो लेफ्ट साइड पे तो प्रेशर इनवर्स की यूनिट बन जाएगी, प्रेशर इनवर्स की, सही बात है।
प्रेशर इन्वर्स की यूनिट बन जाएगी। जैसे मान लो इधर बार है तो इधर बार इन्वर्स हो जाएगा। देखो के एच की यूनिट ये कुछ दे रखी होगी ना एग्जाम में, तो फिर ये फॉर्मूला तुम यूज़ ही नहीं कर सकते। फिजिक्स में पढ़ा होगा वही फॉर्मूला सही होता है जिसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है। इसकी डायमेंशन सेम रहती है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे तो प्रेशर है और राइट साइड पे तो कुछ अलग ही हो रहा है ना, इन्वर्स वाली यूनिट आ रही है। इसका मतलब मैं इसको कब बना सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को करेक्ट कब बना सकता हूँ, जब मैं के एच को मल्टीप्लाई करने की बजाय के एच को डिवाइड करूँ। अब देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, प्रेशर है, प्रेशर तो प्रेशर की यूनिट है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे क्या है, इन्वर्स वाली यूनिट है। जब तुम के एच की वैल्यू पास्कल इन्वर्स में लिख दोगे ना, तो जब इन्वर्स मतलब नेगेटिव पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो ये सब जब ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि इस बार के एच डिवाइड में है, तो ये सब बार बन जाएंगे, ये किलो बार बन जाएगा, ये पास्कल। तो इस अब दोनों यूनिट्स प्रेशर की सेम हो जाएगी, है ना। तो डायमेंशनल एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मुझे के एस से मल्टीप्लाई करने की बजाय के एस से डिवाइड करना पड़ा है। ठीक है, फिजिक्स की चीज़ है ना, समझ में आ गई होगी थोड़ी सी, है ना, आइडिया होगा अगर फिजिक्स वाले चैप्टर का। तो बाकी अगर समझ में ना आए तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, फिर भी मैंने बता दिया है ना, थोड़ी फिजिक्स भी सीख ली। तो ध्यान रखना है कि अगर के एच की ऐसी कोई यूनिट दे रखी है तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ऐसी कोई यूनिट दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। के एच को मल्टीप्लाई करने की बजाय के एच को डिवाइड करोगे मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक मैंने क्वेश्चन दिया नहीं था, दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे ऐसी कुछ यूनिट्स दे रखी होंगी, मतलब प्रेशर के इन्वर्स वाली, तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, छोटा सा मॉडिफिकेशन है, आसान दो बातें, के एच की यूनिट सिखाई, फिर उसके बाद ये बात बताई, है ना। हाँ, यहाँ पे एक बात और बतानी है मुझे, है ना, एक चीज़ और देखते हैं ज़रा। इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा एक चीज़ देखो, ये मोल फ्रैक्शन है क्या गैस का, गैस की सॉल्युबिलिटी है ना। मैंने कल क्या बताया था कि सॉल्युबिलिटी को मैं कई तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, नॉर्मलिटी में, मोल्स में, सही बात है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में कर रखा है, तो इस मोल फ्रैक्शन को मैं सॉल्युबिलिटी भी लिख सकता हूँ। मतलब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू सॉल्युबिलिटी। क्या लिख सकता हूँ, इंटू सॉल्युबिलिटी। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी है ना, कोई गैस कितना घुली है किसी लिक्विड के अंदर, सही बात है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। के एच को इधर ले जाओ तो पी ऑफ गैस अपॉन के एच इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी, इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो यहाँ से क्या बात सीखने को मिल रही है, जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। समझ रहे हो, तो इस पर कैसा सवाल आ सकता है एग्जाम में, ऐसा सवाल आ सकता है, 4 गैसेस तुम्हें दे रखी होंगी और उन चारों का के एच की वैल्यू दे रखी होगी, बोलेगा कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है। तो देखो जिसका के एच की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ से क्या बात सीखने को मिल रही है कि जैसे जैसे के एच की वैल्यू बढ़ेगी, अप एरो का मतलब बढ़ेगी, तो बच्चों सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, घटेगी। सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, घटेगी। छोटी सी बात ध्यान रखनी है ना। एक चीज़ और सर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ये भी, या टेम्परेचर बढ़ाने से के एच पे क्या फ़र्क आएगा, ज़रा ये और सीख लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। कल ही सीखा है हमने, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है ना, क्योंकि गैसेस बाहर निकलना चाहती हैं लिक्विड से एनर्जी लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है, तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और के एच एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के एच की वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। के एच की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। समझ में आया क्या हो रहा है ये, ठीक है, के एच की वैल्यू भी बच्चों बढ़ेगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी घटेगी तो के एच बढ़ेगा। तो ऐसे रिलेट करा है मैंने टेम्परेचर और हेनरीज कांस्टेंट को। ठीक है, ये कुछ बातें हैं के एच के बारे में, ये 3-4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना, आसान पॉइंट्स हैं। चलो आगे बात करते लिमिटेशंस, कि हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या थी, मतलब कमियां क्या क्या थी, कहाँ कहाँ पे हम हेनरीज लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, या हेनरीज लॉ फॉलो नहीं होता कौन कौन सी सिचुएशंस में, ये बात और सीखनी है। ठीक है, तो अगला लिखो लिमिटेशंस ऑफ, अगला टॉपिक लिखो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, आज मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो अगर चाहो तो इसको 1.25x की स्पीड पर देख लेना, है ना,
और बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या आती हैं, मतलब उसमें डिफ़ॉल्ट्स क्या आते हैं, या ऐसा बोल दो कमियाँ क्या आती हैं। तो ज़रा बात ध्यान रखना कि हेनरीज लॉ जो है ना जनरली आइडियल गैस के लिए सूटेबल होता है। कैसी गैसेस के लिए? आइडियल गैस के लिए। तो अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो हम हेनरीज लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही हेनरीज लॉ की कमियाँ थी। अब कोई गैस आइडियल गैस कब नहीं होगी? जब प्रेशर क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई ना हो, है ना। मतलब अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हम हेनरीज लॉ को क्या करेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पी मतलब प्रेशर, है ना। प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। अप एरो का मतलब बड़ा, प्रेशर काफ़ी हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। याद करो कोई भी गैस आइडियली कब बिहेव करती है, स्टेट्स ऑफ मैटर में कंडीशन लिखवाई थी, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर नहीं पाएगी, और जब कर नहीं पाएगी आइडियल गैस की तरह तो हम हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो ये कमी थी हेनरी लॉ की। और दूसरी क्या थी, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लेस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लेस, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लेस, है ना। डाउन एरो का मतलब लेस, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस गैस को मैं लिक्विड के अंदर डाल रहा हूँ वो गैस लिक्विड से या सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर रिएक्ट कर गई तो भैया फिर तो कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ही बदल जाएंगी। तो हमारा सॉल्यूशन अनरिएक्टिव रहना चाहिए, मतलब जिस गैस को मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ पानी के अंदर वो गैस पानी से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, या कोई भी सॉल्वेंट जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहा हूँ, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, है ना। ये कुछ लिमिटेशंस थी हेनरीज लॉ की, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, है ना। जिस लिक्विड के अंदर उस गैस को मैं डाल रहा हूँ गैस उससे रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, ठीक है। चलो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सॉल्यूट जो था वो गैस लिया था और सॉल्वेंट लिक्विड था। मैंने क्या बताया था, इस चैप्टर में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही रहेगा, है ना। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो सॉल्यूट हमेशा हमारा क्या रहेगा बच्चों, सॉल्यूट हमारा बदलता जाएगा, है ना। अभी हमने वो केस पढ़ा जहाँ पे सॉल्यूट गैस था और सॉल्वेंट क्या था, कोई लिक्विड था, ठीक है। अब हम अगला केस वो पढ़ेंगे जहाँ पे अब हम सॉल्वेंट तो मैंने बताया लिक्विड ही रखना है, सॉल्यूट को अब गैस की जगह सॉल्यूट को क्या कर देंगे, लिक्विड कर देंगे। मतलब क्या, मैं अब एक लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में डालूंगा तो यहाँ पे लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले वेपर प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको सीख लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक लिखो बच्चों, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ज़रा देख लो क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, है ना, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड को फिल कर दिया। तो इस हाइट तक इसके अंदर क्या मौजूद है बच्चों, लिक्विड। ऊपर का स्पेस अभी खाली है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा अगर मैं इसको नीचे से हीट कर दूँ तो, सही बात है। तो ये मैं कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है। हमने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने की वजह से होगा क्या, ये लिक्विड धीरे धीरे वेपर्स में बदलेगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके वेपर्स बन जाएंगे। तो इनिशियली तो वेपर्स बहुत ज़्यादा कम थे, है ना। धीरे धीरे जैसे मैंने हीट करा वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा इस रीजन में, इस रीजन में वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि लिक्विड अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर में क्या होगा, जब वेपर्स थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे इस एरिया में, तो अब क्योंकि वेपर्स थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, वेपर्स के पास ज़्यादा इतनी स्पेस अवेलेबल है, अब जब वेपर्स बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा होगा क्या कि अब कुछ वेपर्स क्या करेंगे, क्योंकि स्पेस तो इतनी मौजूद है, तो कुछ वेपर्स इस वॉल से टकराने लगेंगे, ये कंटेनर की वॉल जो है,
और जैसे ही कोई वेपर इस वॉल से टकराएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली ये लिक्विड गर्म है और ये कंटेनर की वॉल ठंडी है, तो जैसे ही ये वेपर्स जो हैं इस कंटेनर की वॉल के कांटेक्ट में आएंगे, ये वापस कंडेंस कर जाएंगे। वापस क्या कर जाएंगे? कंडेंस कर जाएंगे। कंडेंस करने का मतलब ये वापस नीचे आके लिक्विड बन जाएंगे, जो भी वॉल से टकराएंगे वो वेपर्स। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, देखो नीचे से ऊपर एरो का मतलब वेपर में बदलना, लिक्विड वेपर में जा रहा है। तो एक चीज़ तो हो रही है आपकी वेपराइजेशन, दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। इनिशियली तो क्या था, वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा था, है ना, आसानी से वेपर बनते जा रहे थे क्योंकि वेपर बहुत कम थे। लेकिन जब वेपर का एक सर्टेन अमाउंट बन गया, अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। जो वेपर इस कंटेनर की वॉल के कांटेक्ट में आए वो वापस वेपर में बदलने लगे अपनी हीट को लूज़ करके। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में वेपराइजेशन हो रहा है और नीचे वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है। तो जो भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था वो वेपर्स वॉल से टकरा के वापस कंडेंस करके लिक्विड में, ठीक है। शुरू में क्या होगा, वेपराइजेशन का रेट ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर वेपर बहुत कम है तो आसानी से वेपर बनते चले जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ने लगेगा। जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा वॉल से टकराएंगे, उतना ज़्यादा कंडेंस होंगे। तो एक पॉइंट वो आएगा बच्चों जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब जितने लिक्विड वेपर में बदल रहा था उसी वक्त उतना ही क्या होगा, जिस रेट से लिक्विड वेपर में बदल रहा है उसी रेट से कुछ वेपर्स कंडेंस भी हो रहे होंगे वापस लिक्विड में। तो क्या हो रहा होगा, जितने लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा जिस रेट से, उसी रेट से कुछ वेपर्स कंडेंस हो रहे होंगे वापस लिक्विड में। तो उस पॉइंट पे जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन को मैं क्या बोलूँगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कि अब इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। उस पॉइंट पे क्या बोलूँगा कि सर अब इस एरिया में वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हो गया। क्यों? अब ना तो इससे ज़्यादा वेपर बढ़ सकते और ना इससे ज़्यादा वेपर घट सकते। वजह क्या है कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। और जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो गया तो ये दोनों ही प्रोसेस बंद हो जाएंगे और यहाँ पे जो अमाउंट अब वेपर का रह गया, जो रिमेनिंग अमाउंट वेपर का रह गया वो फिक्स हो गया। अब उतने ही वेपर यहाँ मौजूद हैं, अब वो कंडेंस नहीं करेंगे और वेपर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल हो गए। उस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस वक्त इस स्पेस में जो वेपर्स मौजूद हैं वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में जो प्रेशर लगाएंगे उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने वेपर प्रेशर का, है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं कि द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस, है ना। अरे भाई कब, वो इंपॉर्टेंट बात है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तब लिक्विड के वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। वो उस लिक्विड का क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, डेफिनेशन बहुत छोटी सी बता देता हूँ और डेफिनेशन आपके सामने ये मैं बोल देता हूँ और लिखता जाता हूँ, ठीक है। लिख लो, एट दिस पॉइंट when rate of vaporization becomes equal to, है ना, डेफिनेशन को समझना है ना, जो मैंने बोला है वही लिख पा रहा हूँ। एट दिस पॉइंट when the rate of vaporization becomes equal to rate of condensation, है ना, rate of condensation, the pressure applied by vapors, the pressure applied by vapors on liquid surface, the pressure applied by vapors on liquid surface is called वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मैं वीपी लिख रहा हूँ, है ना, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर की हमारे पास क्या थी बच्चों? डेफिनेशन थी, है ना। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा लिक्विड जो जितना आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज़्यादा वो वेपर प्रेशर लगाएगा, है ना। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, है ना, आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला क्या है बच्चों इसमें, नेचर ऑफ लिक्विड, है ना, वो लिक्विड जिसके वेपर्स बन रहे हैं उसका नेचर कैसा है ना। इसको समझा देता हूँ, है ना, लिख पाऊंगा कुछ नहीं, मैं नोट्स भेज दूंगा वापस में, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा मैं ग्रुप पर। तो देखो नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में सुनो। मान लो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड ऐसा है जिसके आपस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और एक लिक्विड हमारे पास ऐसा है जिसमें आपस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसा लिक्विड जहाँ पे आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक है, जब मैं हीट सप्लाई करूँगा तो वो आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और आसानी से बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा, और आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो बात ध्यान रखनी है, तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ऐसे लिक्विड्स जहाँ पर आपस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है ना, उनका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा ऐसे लिक्विड से जहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। क्योंकि जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी आसानी से बॉन्ड्स टूटेंगे, उतनी आसानी से वेपर में बदलेगा, और जितना वेपर में बदल जाएगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। सेकंड क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, सोच सकते हो, सिंपल सा है बहुत, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, है ना। इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ना, रीज़न मैंने बता ही दिया। इसमें मैं एक चीज़ मैथमेटिकली लिखवा देता हूँ, है ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा सवाल आ सकता है कि मान लो T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 था और T2 टेम्परेचर हमने कर दिया, अब बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए एक इक्वेशन यूज़ करी जाती है ना, वैसे आज तक सवाल आया नहीं है, वांट ऑफ इक्वेशन, जिसकी हेल्प से मैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन निकाल सकता हूँ। वांट ऑफ इक्वेशन, डायरेक्ट मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि उस पर न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। तो log P2 बाई P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज अपॉन 2.303 आर मतलब गैस कांस्टेंट, और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। इस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ठीक है, मौका मिला कोई न्यूमेरिकल करवा दूंगा, है ना, पूछा नहीं गया आज तक जितना मुझे याद है, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा होगा, एंथैल्पी चेंज दे रखा होगा, आर की तो वैल्यू सबको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कि T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 दे रखा होगा। तो वो कहेंगे कि बेटा अगर टेम्परेचर T2 कर दोगे तो बता दो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, मतलब वो P2 पूछेगा एग्जाम में, ऐसा कुछ सवाल आ सकता है। तो आसानी से इसको इस इक्वेशन को लेकर फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट जो हमारा आज का लास्ट डिस्कशन के लिए टॉपिक है, तीसरा फैक्टर है ना, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब मान लो दो बर्तन है, एक बर्तन है मेरा छोटा सा, है ना, एक कंटेनर है मेरा छोटा सा, मान लो ये रहा, इसको मैंने लिक्विड से भर रखा है, ठीक है, और एक कंटेनर मैंने ये ले लिया, इसको मैंने लिक्विड से भर रखा है। सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे इतना सारा एरिया एक्सपोज्ड है, और यहाँ पे बस इतना सा एरिया एक्सपोज्ड है, मतलब ये कंटेनर बड़ा है। तो क्या लगता है वेपर्स कहाँ ज़्यादा बनेंगे, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इतना एरिया पूरा एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर के, तो ये ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। यहाँ पे बस इतना सा सरफेस एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे बस इतने से एरिया में वेपर्स बनेंगे। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना। एक बात और बतानी है मुझे, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is always greater than vapor pressure of its solution with non-volatile solute। है ना। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। इस पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले मैं छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो उसकी वजह से ये वीडियो में बोलूँगा कि जो बच्चों ने ये लेक्चर देख लिया था वो भी ये लास्ट वाले पॉइंट से देख लें, है ना। 26 मिनट के बाद से मतलब ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें, ठीक है। देखो, पहले तो मैं बताता हूँ कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से वेपर बना ले, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से वेपर्स ना बनाए, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। वॉलेटाइल वो होगा जो आसानी से वेपर बना ले, और नॉन वॉलेटाइल वो होगा जो आसानी से वेपर्स ना बनाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक मेरे पास सॉलिड मौजूद है, एक मेरे पास लिक्विड मौजूद है। तो सॉलिड और लिक्विड में आसानी से वेपर कौन बनाता है? लिक्विड बनाता है, जाहिर सी बात है। तो लिक्विड को वो मैं बोल सकता हूँ वॉलेटाइल, और सॉलिड को मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉन वॉलेटाइल। हमारे चैप्टर में बस यही बात इंपॉर्टेंट है। अब दो तरीके के सॉल्यूट हैं। एक बार मैं एक लिक्विड को ऐड कर रहा हूँ किसी सॉल्वेंट में, और एक बार मैं एक सॉलिड को ऐड कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास दो तरीके के सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास दो तरीके के सॉल्यूट्स हैं, है ना, जो मैं सॉल्वेंट के अंदर डाल रहा हूँ। एक बार मैं किसी लिक्विड को डाल रहा हूँ सॉल्वेंट के अंदर, और एक बार मैं सॉलिड को डाल रहा हूँ। जब मैं लिक्विड को डालूंगा तो मैंने तुम्हें बताया लिक्विड आसानी से वेपर बना लेता है। तो लिक्विड कैसा सॉल्यूट है? लिक्विड कैसा सॉल्यूट है? वॉलेटाइल, जो आसानी से वेपर बना ले तो मैं क्या बोलूँगा? वॉलेटाइल। तो लिक्विड कैसा सॉल्यूट हो गया बच्चों? वॉलेटाइल सॉल्यूट। और सॉलिड कैसा हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉलिड कैसा हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। एक तो ये छोटा सा डिफरेंस जो मुझे बताना था, जो फर्दर आगे मैं बताता बाकी बच्चों को, लेकिन अब मुझे लगा ये पॉइंट सही है डिस्कस करने के लिए, ये टाइम सही है, तो मैंने यही डिस्कस कर लिया। वॉलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो आसानी से वेपर बना ले। कौन बनाएगा? लिक्विड बनाएगा। लिक्विड अगर सॉल्यूट होगा तो आसानी से वेपर बनाएगा, तो लिक्विड को मैं काउंट करूँगा वॉलेटाइल सॉल्यूट में। लेकिन अगर सॉल्यूट मेरा सॉलिड है तो वो तो मुश्किल से वेपर बनाता है, तो वो मैं बोलूँगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है ये पॉइंट कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है उसके सॉल्यूशन से। मतलब एक मेरे पास प्योर लिक्विड है, मान लो वाटर है प्योर, अकेला वाटर मौजूद है एक कंटेनर के अंदर, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी नोट से। किससे? पी नोट। पी नोट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे वाटर ले लिया है। और एक मेरे पास बच्चों मान लो एक और सॉल्यूशन मौजूद है जिसके अंदर वाटर प्लस सॉल्ट, प्लस क्या है? सॉल्ट है। मैंने सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, नमक डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? प्योर लिक्विड, ये उसका वेपर प्रेशर। और ये क्या है? इस प्योर लिक्विड का सॉल्यूशन। वाटर के अंदर अगर मैं सॉल्ट डाल दूं तो मैंने अब वाटर का एक सॉल्यूशन बना दिया ना। हाँ, तो ये है प्योर लिक्विड, ये है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे सॉल्यूट के साथ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्ट क्या होता है? देखो, सॉलिड ही तो होता है, और सॉलिड जो होता है वो कैसा सॉल्यूट होता है? नॉन वॉलेटाइल, है ना। अजम्पशन है ये एक, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सॉलिड वेपर नहीं बनाते, बनाते हैं, कम बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट जो लिखवाया है कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। वजह क्या होती है बच्चों? जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालता हूँ ना, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब मैं डाल देता हूँ किसके ऊपर? सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड के ऊपर। तो देखो होता क्या है, मान लो एक कंटेनर था, इसमें वाटर भरा हुआ था, ये वाटर था। अब मैंने इसमें नमक डाला, तो नमक के, सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स ना इसके सरफेस पे स्पेस घेर लेते हैं।
वाटर लिक्विड के सरफेस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, अब ये पानी के अंदर के मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। थोड़ी सी जगह किसने घेर ली? सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने, देखो जगह घेर ली। तो इस वजह से क्या होगा, ये अब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि जगह कम बची है, बस इधर से निकल सकता है, इधर से थोड़ी जगह घिर गई। तो इस वजह से कम वेपर बनेंगे अब, और जब कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, इसी वजह से सॉल्यूशन का, एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे अकेला वाटर मौजूद है, आसानी से वेपर बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने साथ में सॉल्यूशन बना दिया, इसका नमक डाल दिया है, तो अब वेपर थोड़े से कम बनेंगे वाटर के, है ना, क्योंकि इसके थोड़ा सा स्पेस, सरफेस एरिया कम हो गया। तो इस वजह से होता क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा देन इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से। और उस सॉल्यूशन को कैसे बनाया है, उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके। खुद ही सोचो, सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्यों लिखा है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर नहीं बनते, है ना। अगर मान लो मैंने इसके अंदर ऐसा सॉल्यूट डाला होता जिसके खुद वेपर बन जाए, खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे मैंने ऐसा सॉल्यूट डाला है जिसके खुद वेपर बन जाए, तो होगा क्या, फिर वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर तो ओवरऑल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि पहले तो अकेला वाटर मौजूद था, लेकिन अब कोई ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो वो भी वेपर बना रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। हाँ, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का हमेशा ज़्यादा होगा उसके सॉल्यूशन से विद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी वो सॉल्यूशन जो कैसे सॉल्यूट से बनाया हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट खुद तो वेपर बनाता नहीं है और सरफेस पे जगह और घेर लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी लास्ट में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़।